Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. मैं पिंटू सर इंग्लिश फैकल्टी आप सभी बच्चों का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं ताकि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहने के साथ साथ आप अपने सभी पढ़ाई को पूरा कर सकें। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहाँ से शुरू करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। आज के इस टॉपिक में, आज के इस क्लास में आपको बुक में जो चल रहा था आपका पोएट्री, उस पोएट्री के पार्ट्स में आपका चल रहा था एक टॉपिक जिसका नाम था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक अच्छा था पोएट्री है जिसके सारे वर्ड्स मीनिंग, सारा थीम्स, पोएट्री का पूरा हिंदी करना, पोएट्री को पूरा समझाना, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ साइनोनिम्स। अब तक के 4 अलग अलग क्लास में ये सारे पॉइंट्स को मैंने आपको क्लियरली पढ़ा चुका हूं। तो आपने देखा होगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएट्री है उसके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में तरह तरह की बातों को आपको सीखने को जानकारी मिली। तो जानकारी सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक किताब की जानकारी लेना है, आपको पोएट्री के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से या ग्रामेटिकली माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपको एक किताब के साथ साथ 12th 11th का बेसिस हो या कंपटीशन का बेसिस हो, ये सारी जानकारी मैं आपको देता रहूं ताकि आपका जो फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, जो कैरियर है, वो आपका स्ट्रांग हो सके। तो कैरियर को स्ट्रांग करने के लिए आपको ना सिर्फ किताब का भाषा बल्कि मेरे द्वारा बताए गए कुछ खास ट्रिक्स, कुछ खास नोट्स, इन सभी बातों पर आपको बराबर प्रॉपरली ध्यान देना होगा ताकि आपका हर डिपार्टमेंट, चाहे बुक का हो तो बुक में आपका 2 पार्ट, पोएट्री और स्टोरी और साथ में ग्रामर, ये सारे बात आपको क्लियरली समझ में आ सके। तो चलिए, इस तरह की बातें तो मैं आपसे करता रहता हूं, लेकिन यहां पर जरा फोकस किया जाए आज के इस टॉपिक की ओर कि आज के इस पोएट्री पार्ट में आज आपको क्या क्या चीज पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके बेसिस के लिए काफी अच्छा हो। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं पेज नंबर 2 की ओर कि आज आपको क्या कौन कौन सा टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए यहां से देखते हैं पेज नंबर 2। आपके स्क्रीन पर यहां हाजिर है पेज नंबर 2। यहां देख रहे होंगे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएट्री है, इस पोएट्री का आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, आज जो होने वाला है, ये आपका लेक्चर 5 है जिसे हम क्लास नंबर 5 भी कह सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो जरा मैं आपको एक कंटेंट के माध्यम से समझा दूं। तो देखें, यहां पर आ जाइए। आप जो देख रहे हैं ये हेडिंग कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो आज आपको 2 अलग अलग कंटेंट पढ़ाना है। ठीक है, इस टॉपिक में 2 अलग अलग कंटेंट पढ़ाना है। वो कौन सा कंटेंट है चलिए मैं आपको जरा शो कर दूं। आप देखें यहां पर सबसे पहले तो आज आपको पढ़ना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये आपका हो गया पहला कंटेंट जिसे मैंने यहां पर रेड कलर से एक छोटे से बॉक्स में, एक छोटे सर्कल में बंद कर दिया। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर टुडेज क्लास, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एंड नंबर 2 यहां पर आ जाइए। यहां क्या दिया गया है? यहां दिया गया है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि आज आपका टॉपिक नंबर 2 होने वाला है। तो आज के इस क्लास में आपको दिया गया पोएट्री नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस पूरे चैप्टर का 2 खास इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है जिसमें से पहला टॉपिक आपका है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इस टॉपिक के तहत आपको इस चैप्टर के आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव आपका हो चुका है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसको यहां पर पूरा आंसर के साथ दिया गया है, उसका हिंदी समझना है और उसके हिंदी के साथ साथ कविता का अर्थ भी समझना है कि कविता का अर्थ के अनुसार आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक इसी तरह से इस चैप्टर में आए कुछ खास इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भी आपको यहां पर अच्छे तरीके से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में सिंपल से मीनिंग के साथ मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो आज के क्लास में ये 2 खास इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं।
एक खास बात, जनरली क्या होता है कि वर्ड मीनिंग को याद करना समझना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना समझना थोड़ा आसान होता है। किसके अपेक्षा? तो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की अपेक्षा। तो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे समझा जाए, कैसे याद किया जाए, उसे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, तो उसके लिए मैं बताता हूं आपको प्रोसेस। जब मैं आज क्लास लूंगा, जब आपको आंसर बताया जाएगा शॉर्ट और लॉन्ग का, तो आप कोशिश करें कि जो पॉइंट, जो आंसर मैं लिख रहा हूं कॉपी पे, उस आंसर को आप ध्यान देंगे कि कौन सा स्टाइल से लिखा जा रहा है। साथ ही साथ आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैं हिंदी समझाऊंगा, आप उस हिंदी को, होता है जस्ट लाइक कहानी, छोटे बच्चे में कहानी सुनते थे आप, उसी कहानी की तरह आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक कहानी की जैसे पूरे कविता को, पूरे थीम्स को याद रखें। और जरूरत पड़ने पर आप टेंस का यूज करके, टाइम एंड टेंस का यूज करके आप खुद लैंग्वेज तैयार करते हैं। आप चाहें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को अपने स्टाइल में लिख सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो बताए गए थीम्स को, बताए गए क्वेश्चंस को, आंसर्स को अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में लिखते हैं, इससे बेहतर नॉलेज और आपका हो ही नहीं सकता है। क्योंकि किसी भी गेस्ट पेपर में, किसी भी टीचर द्वारा पढ़ाया गया नोट्स आप डायरेक्टली सेम टू सेम याद करते हैं, ये हुआ रटना। लेकिन मैं आपको फोकस करता हूं अंडरस्टैंडिंग की ओर, आपके बुद्धि की ओर। आप अपने बुद्धि को, अपने अंडरस्टैंडिंग पावर को कैसे डेवलप करना है, उसके लिए आपको ये प्रोसेस अपनाना होगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं। कि बताए गए थीम्स का हिंदी को समझें, उसे याद करें और उसके बाद उसे अपने स्टाइल में लिखने की कोशिश करें, तो आपका ये क्लास और साथ में आपका टॉपिक बेहतर हो जाएगा। तो चलिए, तो आपके लिए मोटिवेशनल बातें थी जो आप लोग फॉलो करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन यहां से शुरू किया जाता है आज का टॉपिक। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है जी? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, आज आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, लॉन्ग वर्जन में क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इस वीडियो के साथ, इस क्लास के साथ आप अंत तक बने रहें, ताकि आज आपके इस क्लास में जो खास क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस का हिंदी अर्थ क्लियरली समझ में आ सके। तो चलिए, यहां से आपको शुरू किया जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और चलते हैं इसके अगले पेज की ओर। यहां देखें, अगले पेज में आपका हेडिंग क्या दिया गया है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछा जाता है। तो ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात की जानकारी मैं आपको सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट जब स्टार्ट किया गया था ये आपका चैनल, तो उस चैनल में आपको बता दिया गया था कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, नहीं है। वो सारी बातें आपको जानकारी मिल चुकी है। तो चलिए, यहां शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसका हेडिंग आप देख रहे हैं। क्या दिया गया जी? हेडिंग है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित है, ना कि सारा क्वेश्चन। मैं हर चैप्टर में आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया गया है अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार। पोइट्री का पार्ट हो या स्टोरी का पार्ट हो, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन मैं उन सभी क्वेश्चन में से कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाट करके, कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुन करके आपके लिए यहां पर प्रस्तुत किया हूं, ताकि आपको एक अच्छा प्रिपरेशन एग्जाम के लिए हो सके, जिसमें से आपका बोझ कम पड़ जाए। और कम बोझ के साथ कैसे अच्छा स्कोर लाना है एग्जाम में, वो सारे प्रोसेस के अनुसार इस क्वेश्चन को तैयार किया हूं। तो चलिए यहां पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा इंग्लिश में, उसका हिंदी किया जाएगा, फिर आंसर को लाइन टू लाइन पढ़ करके आपको समझाया जाएगा। तो चलिए, यहां पर आपको लिखने की बात नहीं है कि आप नोट करेंगे कॉपी पे, बस जो मैं बोल रहा हूं उस बात पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहां पर लिखना कम पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी। तो यहां पर आप लिखने का काम बंद करेंगे फिलहाल, और सिर्फ सुनने का, समझने का काम करेंगे। तो अपना कान और दिमाग का ढक्कन जो है, जो ताला लगा हुआ, उसको खोल ले। ओके, चलिए यहां पर देखें। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक सुर में, एक ढंग से, कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज दैट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी कवि जब इस पॉइंट को, इस लाइन को बोलता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो इस लाइन का कहने का क्या अर्थ है?
यानी कवि इस लाइन को बोलते समय कौन सी बातों को सोचता है, कौन सी बातों को प्रस्तुत करना चाहता है। यह है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आंसर देखें। आंसर कह रहा है यहां पर कि थ्रू, जिसको थ्रो पढ़ते हैं बहुत से लोग, होता है क्या, थ्रू, THROUGH, थ्रू दिस लाइन, मतलब दिए गए पंक्ति यानी दिए गए लाइन के माध्यम से, ठीक ना, दिए गए लाइन के माध्यम से द पोएट W.H. Auden wants to stress on the fast process of death। चलिए पहले तो समझ लीजिए, क्या दिए गए क्वेश्चन का जो लाइन है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का क्या अर्थ होता है। तो इस लाइन के दिए गए माध्यम से कवि W.H. Auden यह कहना चाहते हैं कि आज जो स्ट्रेस है, मतलब टेंशन, जो टेंशन का होता है ना साइनोनिम्स, स्ट्रेस, आज जो तनाव है वो तनाव क्या है कि मरने का एक प्रोसेस बन चुका है। यानी कि आज व्यक्ति जो मर रहे हैं ना, उसका मेन मकसद है मरना नहीं, लेकिन मेन मकसद ये होता है कि आज के टेंशन भरे जीवन से, स्ट्रेस भरे लाइफ से व्यक्ति तंग हो चुके हैं, और यही जो तंगी है, यही जो टेंशन है, यही जो स्ट्रेस है, व्यक्ति को धीरे धीरे मरने के कगार पर ले जा रही है। आगे देखें, एंड ह्यूमन वेस्ट, यहां देखें कौन सा बेस्ट है जी, WASTE। इस बेस्ट का मैं यहां पर हिंदी दे रहा हूं, इसका हिंदी होता है बर्बाद, ठीक है, बेस्ट, बेस्ट ऑन द लार्ज स्केल। और यही कारण क्या है कि आज बहुत बड़ी संख्या में, जो दिया है ना लार्ज स्केल, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जो जीवन है वो बर्बाद हो रहा है। एक बार फाइनली पढ़ता हूं मैं कि थ्रू दिस लाइन द पोएट W.H. Auden wants to stress on the fast process of death and human waste on the large scale। इसका मतलब ये हो गया कि दिए गए पंक्ति के अनुसार, दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि W.H. Auden हम पाठकों से यह कहना चाहते हैं कि आज तनाव भरे जीवन के कारण, तनाव यानी टेंशन भरे जीवन के कारण मनुष्य काफी तेजी से मर रहा है, और आज व्यक्तियों की मरने की जो संख्या है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो चुकी है। इसी का अर्थ होता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बट आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को आप VVI कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आई थिंक आपको इसे लिखने का तरीका इंग्लिश में और हिंदी में जो मैंने समझाया ये आपको बखूबी समझ में आ चुका होगा। अब करना क्या है कि चाहे तो आप इस थीम्स को, इस पहले क्वेश्चन के आंसर के थीम्स को आप अपने अंदाज में, आप अपने स्टाइल में घर पे प्रैक्टिस करें, घर पे लिखें, और लिखने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मैंने आप इस आंसर को इस स्टाइल से लिखा, क्या ये सही है गलत है। तो जो आप में कुछ फॉल्ट रहेगा, छोटा मोटा जो गलतियां होगी, चाहे वो स्ट्रक्चरल गलती हो या फिर थीम्स की गलती हो, मैं आपको क्लियर करूंगा, बशर्ते कि आप बच्चे, आप स्टूडेंट्स इस काम को करें। क्योंकि मैं जानता हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्टली याद करना आसान बात नहीं है। तो इस आसान बात को आसान कैसे किया जाए, उसके लिए आप घर पे प्रैक्टिस करें। जैसे आपको पहला क्वेश्चन बताया गया, तो घर पे क्या करें आप कि इस क्लास को खत्म होने के बाद जब आप फ्री बैठे हो घर पे, आपका प्रैक्टिस टाइम रहे, तो इस वीडियो को दोबारा देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को रोक रोक कर देखें, पॉज करके देखें, और उसको हिंदी को समझें, और हिंदी को समझने के बाद आप खुद से ट्राई करें, खुद से घर पे कॉपी ले, एक कलम ले और खुद आंसर लिखें। जहां पर दिक्कत हो फिर से वीडियो देखें। यह हो गया आपका एक ऐसा प्रोसेस जिससे आपका जो राइटिंग स्किल्स है, जो लिखने का तरीका है, वो आपका स्ट्रांग होगा। और मैं यही चाहता हूं कि हर बच्चे में ऐसा बात आ जाए। आप मुझसे इतनी जानकारी ले लें, तो कुछ सीख लें कि आप जहां कहीं जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, तो आपको इंग्लिश की कमी महसूस ना हो। तो यही मैं चाहता हूं कि आप लोग करें। तो चलिए, आई थिंक आप लोग धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे इस नियम को अपने लाइफ में फॉलो करें, ताकि आपको आंसर लिखने के लिए सीखा जाए, और आंसर को कैसे लिखा जाता है ये भी आप सीख सके। चलिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहां जाइए,
शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 यह करा कि हाउ डू वी, ठीक है, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। अकॉर्डिंग टू द पोएट क्वेश्चन कर रहा है कि आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, ठीक ना, आज के इस हाईफाई जिंदगी में मानव किस तरह से अपने जर्नी को, अपने लास्ट जर्नी को, यानी समय, अपने जीवन के अंतिम यात्रा को पूरा करते हैं। यानी क्वेश्चन का दूसरा अर्थ यह भी कह सकते हैं कि आज के इस भीड़ भाड़ भाग दौड़ भरी जिंदगी में, तनावपूर्ण जिंदगी में हम मानव कैसे अपने जीवन के अंतिम क्षण को, अंतिम पल को एक मृत्यु के दरवाजे तक ले जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 2। आंसर की ओर देखें, छोटा सा आंसर है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है जिसे आप तुरंत याद कर लेंगे। कैसे, तो समझिए। करा आफ्टर डेथ, क्लियर, आफ्टर डेथ ऑफ ह्यूमन। जरा इसका हिंदी करें तो देखो तो हिंदी के क्या होता है। जो अक्सर बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमसे हिंदी नहीं हो पाता है। अरे भाई हिंदी होगा, क्यों नहीं होगा, बस जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूं ना हिंदी करने का, आप उसमें सीख जाइएगा। तो किसी भी चीज को हिंदी करने के लिए आपके पास 3 चीज को होना जरूरी है। पहला चीज आपका वर्ड पावर। वर्ड पावर कहने का अर्थ हो गया कि दिए गए प्रत्येक मीनिंग का आपको हिंदी आना चाहिए। चलिए, सारा हिंदी नहीं आता है, धीरे धीरे आप सीख लीजिएगा। बस आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल के साथ बने रहें, आपको मैं सिखाऊंगा, गारंटीड। नंबर 2 है कि आपको स्ट्रक्चर देखना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर से फॉलो किया गया है। तो उसके लिए मुख्य रूप से आपको टेंस और टाइम एंड टेंस, बस यही चैप्टर ध्यान दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और तीसरा कि आपका जो थीम्स है पोइट्री का या कहानी का, उस थीम्स को आपको दिमाग में रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको हिंदी करना होगा। तो अगर ये 3 प्रोसेस आप सभी स्टूडेंट्स अपनाते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको गारंटी देता हूं कि स्टार्टिंग आपका हिंदी करना आ जाएगा। हाँ, एक बार आप पूरा नहीं सीख पाएंगे लेकिन आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। और वही स्टार्टिंग धीरे धीरे क्या होगा, एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े पैमाने पर आप सीख जाइएगा। तो आप ऐसा करके देखें, आप खुद हमें 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में रिप्लाई कीजिएगा कि हाँ सर मैंने कुछ हिंदी करना सीखा और कुछ अंग्रेजी लिखना भी सीखा। बस जस्ट ट्राई इट, आप इसे प्रयास करें, आपका काम ये पूरा होगा। तो देखिए, कर आफ्टर डेथ ऑफ ह्यूमन, तो यहाँ क्या हो गया, आफ्टर मतलब देखिए कैसे होता है हिंदी में, आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। आफ्टर मतलब बाद में या के बाद, ठीक है। डेथ मतलब मृत्यु, मरना। ऑफ मतलब का या फिर के या फिर की। ह्यूमन मतलब मानव। तो क्या हो रहा है, देखिए पहले लाइन टू लाइन आप हिंदी कीजिए। के बाद मृत्यु का मानव, क्या सही है? नहीं सही है। तो करेंगे क्या कि पहले ऑफ का जो प्रोसेस है, जो ऑफ का स्ट्रक्चर उसको पूरा कर लेंगे जैसा आपको पढ़ाया गया था। तो यहां देखिए कि डेथ ऑफ ह्यूमन, तो क्या हो गया जी, मानव का मृत्यु। तो ध्यान देंगे, मैंने आपको पढ़ाया था टाइम एंड टेंस में ही कि अगर कोई सेंटेंस में ऑफ लग जाए तो ऑफ लगने के बाद जो पिछला इंग्लिश है उसका हिंदी आगे होता है और जो अगला इंग्लिश है उसका हिंदी पीछे होता है। तो यहाँ क्या देखो, तो डेथ है आगे लेकिन हिंदी करेंगे पीछे, ह्यूमन है पीछे, हिंदी करेंगे कहाँ, आगे। तो क्या हो गया, मानव की मृत्यु, और बच गया क्या, आफ्टर। तो क्या करेंगे कि मानव के मृत्यु के बाद, सिंपल, कुछ सीखे, इसी तरह से आपको सिखाया जाएगा। इसी तरह से मैं आपके हर स्ट्रक्चर को सिखाने की कोशिश करूंगा, बस आप समझने की कोशिश करें। तो क्या हो गया कि लोगों की मृत्यु के बाद जो है ना ह्यूमन, यहाँ पर ह्यूमन के बदले हम पीपुल भी लिख सकते थे, लेकिन पीपुल की अपेक्षा ह्यूमन लिखना, ह्यूमन पढ़ना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पोइट्री ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पर ह्यूमन को शो कर दिया। तो क्या हो गया कि आफ्टर डेथ ऑफ ह्यूमन द डेड बॉडीज, इसको तो समझ रहे होंगे, यानी मृत्यु का मरा हुआ शरीर, ठीक है, ऑफ मेन कैरीड ओवर। ये कैरीड ओवर आपका एक फ्रेज है जी। कैरीड ओवर मतलब होता है आगे की ओर ले जाना, ढकेलना, बढ़ाना, ढोना, होता ना, ढोना, वही माथे पे ढोना। द प्राम्स एंड वेंट टू द ग्रेव। अब देखिए तो जरा पूरा कि आफ्टर डेथ ऑफ ह्यूमन द डेड बॉडीज ऑफ मेन कैरीड ओवर द प्राम्स एंड वेंट टू द ग्रेव। कह रहा है कि मानव के मृत्यु के बाद, ठीक ना, लोगों के मृत्यु के बाद उसके मरे हुए शरीर को, यानी डेड बॉडीज को, अर्थात जिसको बोलते हैं लाश, ठीक है, कि डेड बॉडीज को
माथे पे टांग करके कहाँ, एक शमशान घाट की ओर, एक कब्रिस्तान की ओर खटोले पे, जिसको कहते हैं ना अर्थी या रंथी, उस रंथी पर बिठा करके उसे शमशान घाट की ओर ले जाया जाता है। यह है आपका दूसरा आंसर। एक बार और समझ लीजिए कि मृत्यु के बाद मानव के मरे हुए शरीर को एक अर्थी पर बिछाकर, एक अर्थी पर लिटाकर उसे क्या कहते हैं कि अर्थी को ढो करके उसे शमशान घाट की ओर ले जाया जाता है। यह है हमारे जीवन का अंतिम यात्रा जिसे हम अर्थी पर पूरा करते हैं। क्लियर? तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो कैसे क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने डील किया, ये आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 अगले की ओर और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए जरा 3 में क्या कहा था क्वेश्चन को, यहां आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। यहां देखिए, पढ़े जरा क्वेश्चन को, हु आर द विस्परिंग नेबर्स, ठीक है ना, विस्परिंग नेबर्स। तो आई थिंक आप बच्चों को विस्परिंग नेबर्स का जो वर्ड मीनिंग है वो आपको याद होगा, लेकिन उससे पहले जरा आप यहां देखें इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, VVI फॉर योर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का क्या हो गया, VVI। इसको आप बेहतर तरीके से याद करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन का हिंदी कर रहा है कि इंग्लिश कर रहा है कि हु आर द विस्परिंग नेबर्स। तो बच्चों आपको याद होगा कि विस्परिंग नेबर्स का मैंने लिखाया था हिंदी यमदूत, यमराज, या फिर इसका साइनो भी लिखाया गया था आपको एजेंट ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु के संचालक, मृत्यु के चालक। चलिए क्वेश्चन का हिंदी करेगा, हिंदी हो गया कि यमदूत आज के समय में कौन है, यमराज कौन है और उसका क्या काम है। तो चलिए यहां पर देखें आंसर की ओर। आंसर कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट्री। देखिए हिंदी कैसे कहता है, मैं फिर समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनिए समझें। आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो मैथ में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या इसका अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार। तो ये तो मैथ की बात हो गई। तो इस टॉपिक को ना सिर्फ मैथ में, हम हर विषय में अक्सर यूज करते हैं। उसी से टॉपिक को, उसी स्ट्रक्चर को मैंने यहां यूज किया कि अकॉर्डिंग टू द पोएट्री। तो क्या इसका हिंदी हो गया जी, कविता के अनुसार। अर्थात कविता क्या कह रहा है, कविता से क्या सीख मिल रहा है, उसके अनुसार यहां पर आंसर लिखना है, ना कि आपको थीम से भटकना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर आंसर को आप लिखें, अपने स्टाइल से लिखें, लेकिन जो कहानी का या कविता का थीम्स होगा उस थीम्स पर चलते हुए, उस थीम्स पर आप चलते रहेंगे तो उस थीम्स के अनुसार आपका आंसर सही होगा। तो आइए देखें जरा, अकॉर्डिंग टू द पोएट्री, कविता के अनुसार विस्परिंग नेबर्स यानी यमदूत, यमराज, स्टैंड फॉर द एजेंट्स और द मैसेंजर, मैसेंजर मतलब संवाहक, यानी एक दूसरे को मैसेज करने वाला, पहुंचाने वाला, यूज करते हैं ना आप फेसबुक पे मैसेंजर, वही मैसेंजर। मैसेंजर का देखते हैं जी कि एक दूसरे को मैसेज करते हैं, तो वो क्या होता है, कम्युनिकेट करने का तरीका हुआ, वही तरीका यहां पर है जिसे एजेंट या मैसेंजर भी कहा जाता है। तो पढ़ें जरा, मैसेंजर ऑफ डेथ। थोड़ा सा रुके क्योंकि यहां पर कॉमा दिया गया है तो रुकना होगा, समझिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट्री विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर द एजेंट्स और मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी कविता के अनुसार कवि W.H. ऑडेन ने यमराज को यानी विस्परिंग नेबर्स को मृत्यु का सौदागर, मृत्यु का संचालक बताया है। आगे देखें, हु टेक अवे, टेक अवे भी एक फ्रेज है, ठीक है। चाहे तो इस फ्रेज को आप लिख सकते हैं VVI फ्रेज। ये जो टेक अवे है मतलब फ्रेज, मतलब क्या होता है कि टेक अवे मतलब होता है अपने से दूर ले जाना, अपने से हटाना या अलग करना। टेक अवे ह्यूमन सोल आफ्टर डेथ। अब समझिए पूरा फाइनली आंसर करा। कविता के अनुसार कवि W.H. ऑडेन विस्परिंग नेबर्स को यानी यमराज को या यमदूत को मृत्यु का सौदागर कहते हैं, जो मृत्यु के बाद हमारे शरीर से हमारे आत्मा को अलग करते हैं, हमारे शरीर से हमारे आत्मा को दूर, कहां, दूर आसमान की ओर ले जाते हैं। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो क्या है कि नहीं आसान? तो क्या आंसर जो मैं लिखा, क्या आपके जो पोएट्री का थीम्स है क्या उससे हटके है? नहीं है। इसी पॉइंट को मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसी कारण मैं बार बार आपसे कम्युनिकेशन करता हूं बीच बीच में, ताकि आप बिना बोर हुए टॉपिक को समझें और उसे कैसे आंसर लिखा जाए इसकी जानकारी आपको मिल सके।
आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां देखें 4 में, तो 4 में कह रहा है कि हाउ डज, ठीक है, हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल। यहां देखिए मैं एक बॉक्स में एक मीनिंग बंद कर रहा हूं, जो क्वेश्चन का मीनिंग है मिजरेबल, MISERABLE, मिजरेबल। मिजरेबल मतलब होता है कष्टकारक, दुखदाई, दुख से भरा हुआ, संकट से भरा हुआ, जैसा हिंदी कर ले शब्द से ही। तो क्वेश्चन का हिंदी हो गया कि आज जो हमारा मानव जीवन है, जो हम व्यक्ति का जो समय है, वो काफ़ी कष्टकारक, दुख से भरा हुआ हो रहा है, ऐसा क्यों। तो इस आंसर को भी आपको कविता का जो थीम्स है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो मैंने पढ़ाया लेक्चर नंबर 2 में, उसके अकॉर्डिंग आपको सीखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ा जाए। कह रहा है हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल, यानी आज के समय में हमारा जो मानव जीवन है किस तरह से दुख से भरा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, जरा पढ़ें। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। टुडे मतलब आजकल, यानी आज के समय में, टुडे आवर ह्यूमन लाइफ बिकम वेरी फैशनेबल। कह रहा आज के समय में मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो मानव जीवन है ना, वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल, यानी फैशन से भरा हुआ है अभी के समय के अनुसार। एंड वांट्स टू कीप अवे, यहाँ देखिए एक फिर से आ गया वही, देखो हमारा था टेक अवे, यहाँ क्या जी, कीप अवे। कीप अवे मतलब ये होता है क्या, कि अपने आप को दूर रखना, किसी से हटकर रखना या बचकर रहना, कीप अवे, कीप अवे फ्रॉम, इस तरह से। तो कीप अवे क्या हो गया, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अपने से दूर रहना या अपने से हटाकर रखना, वंचित रखना, वंचित समझता, वंचित यानी अपने से अलग रखना। एंड वांट्स टू कीप अवे फ्रॉम नेचर मतलब प्रकृति से अपने आप को दूर रखना। एंड नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब प्राकृतिक वातावरण से दूर रखना। चलिए पहले इसको मैं पढ़ देता हूं, फिर पैराग्राफ चेंज करूंगा। कहा कि टुडे आवर ह्यूमन लाइफ बिकम वेरी फैशनेबल एंड वांट्स टू कीप अवे फ्रॉम नेचर एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी आजकल के समय में हम मानव काफ़ी फैशनेबल हो गए हैं, काफ़ी फैशनेबल हो गए हैं, और हमारा जो फैशन है, यही फैशन के अनुसार हम ये चाहते हैं कि प्रकृति से मतलब पेड़ पौधों से, प्रकृति से, प्राकृतिक शक्तियों से और प्राकृतिक वातावरण से हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को दूर कर रहे हैं। और यही कारण है, इस पॉइंट को समझिए, यही कारण है कि पुराने समय में जितने भी इंग्लिश के कवि हुआ करते थे, ठीक है, जैसे मैं कुछ का नाम बताता हूं आपको, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, जिनका नाम आप लोग काफ़ी पहले जानते होंगे, इस नाम से आप लोग अछूता नहीं होंगे, काफ़ी परिचित होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे कवि थे जिनका यह मानना था कि हम मानव को हमेशा प्रकृति से जुड़ के रहना चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए, और प्रकृति के साथ रह करके प्रकृति के शक्तियों का, प्रकृति के सौंदर्य का हमें उपभोग भी करना चाहिए। और यही कारण क्या था कि पहले के हिंदी के कवि भी, चाहे वो भारत के हो चाहे विदेशी कवि हो, उनका भी मेन मोटो यही था कि हम मानव को प्रकृति शक्तियों से जोड़ना, उसकी शक्तियों से रूबरू कराना। और वही बात आज क्या हो चुका है, उल्टा हो चुका है कि हम मानव जाति फैशन के चक्कर में, इस भाग दौड़ रही जिंदगी में प्रकृति से और प्राकृतिक शक्तियों से दूर भाग रहे हैं। उसी पॉइंट को यहाँ पर कवि W.H. ऑर्डन साहब ने कविता के अनुसार लिखे हैं। क्लियर? आगे देखिए, पैराग्राफ चेंज करते हैं यहां से। शो सफरिंग मतलब दुख, दर्द, क्लेश, पीड़ा कह सकते हैं, एंड डिजीज मतलब बीमारी, रोग, मेक ह्यूमन लाइफ मिजरेबल। और यही कारण है कि आज टेंशन होना, किसी कारण से पीड़ित होना और तरह तरह की बीमारियों से आज जो है मानव का जीवन एक मिजरेबल मतलब कष्टकारक जीवन साबित हो रहा है। यानी इस कविता का जो आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 4, इसे समझिए बारीकी से, इसे आप आराम से लिख सकते हैं अपने तरीके से। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट्री, या कह सकते हैं टुडे, आजकल के समय में हम मानव का जीवन काफ़ी फैशनेबल हो चुका है, जो हमें प्रकृति और प्राकृतिक शक्तियों से, प्राकृतिक वातावरण से दूर ले जाती है। और वही दूरी मानव को आज पीड़ित कर रहा है और तरह तरह के रोगों से ग्रसित कर रहा है। और यही रोग, यही टेंशन हम मानव के जीवन को कष्ट की ओर ढकेल रहा है। दिस इज द सॉलिड आंसर। तो इस तरह से क्या हो गया कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट।
तो बच्चों जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इस चैप्टर में और हर चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं किताब के अनुसार, लेकिन वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर का चार शॉर्ट क्वेश्चन जिसका हिंदी इंग्लिश थीम्स मैंने क्लियरली यहाँ पर समझा दिया। इस तरह से क्या हो गया कि आपका 4 अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग थीम्स के साथ आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट को क्लियर करता है। चलिए, जो बच्चे आज क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं उसके लिए मैं चलता हूँ फिर से बैक पेज की ओर और मैं आपको समझा देता हूँ कि आज के टॉपिक में आज के क्लास में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना था, जिसमें से एक टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। चलिए फिर चलते हैं मैं बैक पेज की ओर। यहाँ देखें, थोड़ा सा और चलें। हाँ जी, आ गया आपका सबसे स्टार्टिंग पेज। यहाँ देखें, आप देख रहे होंगे कि रेड कलर से नंबर 1 लिखा हुआ है एक बॉक्स में, एक सर्कल में। ये क्या लिखा गया है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया पूरा कंप्लीट। ओके, 4 अलग अलग क्वेश्चन से इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, जो आपको टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें मैं टिक मार देता हूं, यह अभी पूरा करना बाकी है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं इस चैप्टर का कुछ खास इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए यहाँ चलते हैं आज के टॉपिक नंबर 2 की ओर। यहाँ देखें बच्चों, यहाँ पर दिया गया है आपका हेडिंग, ऊपर में देख रहे होंगे कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसका मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लॉन्ग मतलब लंबा, यानी जिस क्वेश्चन को पहले भी आपने पढ़ा कि लिखना है छोटे तरीके से, जो 2 नंबर का क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन अब अलग तरीके से 5 नंबर का लिखना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो जब संख्या बढ़ रहा है, नंबर 2 से नंबर 5 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अधिक नंबर लाने के लिए आपको अधिक लंबा आंसर लिखना होगा। यही कहलाता है कि आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से घबराना नहीं है। अरे मेरे थीम्स के वो पकड़िए ना, आप जिस थीम्स को मैं समझा रहा हूं कि आप हिंदी करें, ट्रांसलेट करें, आपको बन जाएगा। तो यहां से भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्लियर हो जाएगा। कैसे, जरा देखा जाए। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, जो कि लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। यहां आप देख रहे होंगे नंबर 1 क्वेश्चन। चलिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। यहां पर देगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहां से शुरू किया गया है और यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद किया गया है। तो इसमें क्या दिया गया जी कि फॉलिंग द लीव्स, यानी पत्ते का झड़ना, पत्ते का गिरना, अर्थात अभी के समय में व्यक्ति का मरना। ओके, आगे पढ़ें। सजेस्ट द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन बेस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे पढ़िए जरा। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द पोएम। क्वेश्चन कर रहा है कि कविता में जो दिया गया है कि फॉलिंग द लीव्स, यानी पत्ते का झड़ना, पत्ते का गिरना, इस लाइन से, इस पंक्ति से मानव के डेथ का, यानी मानव के मृत्यु का तुलना किया गया है। और साथ में यह बताया गया है कि एक बड़े पैमाने पे आज मानव जाति जो है खतरे पर है, खतरे में है। तो इस क्वेश्चन को कविता के रेफरेंस में, यानी कविता के संदर्भ में, अर्थात संदर्भ का मतलब होता है कविता के अनुसार, इस क्वेश्चन को आप डिटेल्स में एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन मतलब वर्णन करना, विवेचना करना। तो कविता के अनुसार ये बताएं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी फॉलिंग द लीव्स का जो तुलना है वो डेथ ऑफ ह्यूमन से किया गया है। ऐसा क्यों? तो देखिए यहां पर आंसर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट। आप यहां पोएट लिखे या पोएट्री लिखे, बात आपका एक ही है कि कविता के अनुसार। तो मैं हर बार बताता हूं कि आपको हर आंसर को कविता के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। तो क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू द पोएट्री। या फिर इस पैटर्न को जहां पर लिखा ना मैंने कि अकॉर्डिंग टू द पोएट्री, इसे हटा करके आप ये लिख सकते हैं कि द पोएट वांट्स टू से दैट, या W.H. Auden सेज दैट। तो आप जो स्टाइल से लिखिए आपका सब आंसर सही होगा, बशर्ते कि आपका स्ट्रक्चरल सही होना चाहिए विथ ग्रामर इनटू द टेंस एंड टाइम एंड टेंस। यहां देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कविता के अनुसार, वी सी द, कौन सी? SEE, यानी देखते हैं, वी सी द प्रोसेस ऑफ डेथ, यानी मरने का प्रक्रिया, एंड ह्यूमन बेस्ड इन ए लार्ज स्केल। कविता के अनुसार आज हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो मरने का प्रोसेस है और जो व्यक्ति को मरने की संख्या है एक बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ते जा रही है। आगे देखें,
इट इज काउज्ड मतलब होता है कारण, एक रीजन मतलब ही कारण, एक काउज मतलब ही कारण, तो रीजन का प्रयोग अलग और काउज का प्रयोग अलग। तो ये चीज मैं आपको प्रीपोजिशन ग्रामर में जब पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन, तो वहां पर आपको काउज और रीजन में क्या डिफरेंस है वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप समझ लें कि काउज का हिंदी होता है कारण। तो क्या हो गया, अब काउज ये डब्ल्यू समझिएगा, COWS गाय, वो गाय वाला नहीं, CAUSE काउज। तो क्या होगा, इट इज काउज्ड बाई आइदर डिजीजेज और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, आइदर डिजीज और फ्रस्ट्रेशन। तो कह रहा है कि मानव जाति का तेजी से संख्या घटना या उसके मरने का जो कारण है ना, वो क्या है कि या तो बहुत तरह की बीमारियां हैं या तो बहुत तरह का फ्रस्ट्रेशन है। सब तो फ्रस्ट्रेशन यानी अपना उम्मीद खो देना, जीने की है ना आशा, उसको छोड़ देना। ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है कि व्यक्ति को मृत्यु के करीब, मृत्यु के कगार पर ले जाती है। आगे पढ़े जरा। मॉडर्न लाइफ मतलब मॉडर्न लाइफ स्टाइल यानी हो गया आधुनिक जीवन शैली, यानी अभी के समय का रहन सहन, इसी को क्या बोलते हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मृत्यु के कगार पर जाने के लिए ना अभी का जो हमारा समय है, जो अभी का रहन सहन है, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, यह भी बहुत बड़ा उत्तरदायी है, बहुत बड़ा जवाबदेही है कि इसी कारण भी हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। वी शुड मेंड मतलब होता है निर्माण करना, बनाना होता है, मेक, एक मेक होता है, यहां पर मेंड है। आवर वेज, हमें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे ताकि हम चिंता, फ्रस्ट्रेशन और दुख बीमारी से दूर रह सके। तो यह तभी संभव है जब हम प्रकृति शक्तियों के साथ रहें, प्रकृति की शक्तियों को समझे और प्राकृतिक उपकरणों को, प्राकृतिक इन्वायरमेंट को अपना भाई माने, अपना दोस्त माने। क्या आज हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। और वही प्रकृति से दूर होने के चक्कर में, प्रकृति से भागने के सेंस में आज हम लाइफ स्टाइल खोजते हैं, हाई फाई, एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल। और वही लाइफ स्टाइल क्या करता है कि हम मानव के जीवन को धीरे धीरे मृत्यु के कगार पर ढकेल रहा है, और इतनी तेजी से ढकेल रहा है कि इस तेजी से ढकेलने की प्रोसेस को लीव क्या कहते हैं कि फॉलिंग द लीव्स। आगे देखें, बी शुड बी, यहां देखें बी मतलब होता है बी मतलब होना या बनना। बी ऑप्टिमिस्टिक, आपको ऑप्टिमिस्टिक के बारे में याद होगा, आपको मैं जब पढ़ाया था लेक्चर नंबर 4, तो लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया गया था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन था, ठीक है, सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन था उसका आंसर वही लिखा गया था ऑप्टिमिस्टिक। तो आपको वहां से याद होगा कि ऑप्टिमिस्टिक क्या था, आशावादी, यानी वैसा व्यक्ति जो कभी उम्मीद को, आशा को नहीं खोता है, जिसे भगवान में विश्वास रहता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। तो ये चीज आपको कंपटीशन में OWS नाम सुने हैं, OWS मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऑप्टिमिस्टिक। यानी क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि वन हु पर्सन हु बिलीव्स द ब्राइट साइड ऑफ द गॉड, यानी वह व्यक्ति जो भगवान के प्रति उत्तरदायी होता है, भगवान के प्रति विश्वास रखता है, उसे क्या कहते हैं। तो आंसर क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक। तो चलिए यहाँ ऑप्टिमिस्टिक आ गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको कंपटीशन का जानकारी दे दिया कि कंपटीशन में OWS में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा कि कौन सा टॉपिक कहां पर आता है। फिलहाल देखें, कह रहा बी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी हम व्यक्तियों को, हम मानव को आशावादी बनना चाहिए। शो दैट, अब देखिए इस पैटर्न पर जरा गौर करें, सो दैट, जिसे मैंने यहां पर एक बॉक्स में बंद कर दिया। चलिए मैं आपसे पूछता हूं पहले कि सो दैट को आपको ग्रामर के, ठीक है, ग्रामर के किस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था। चलिए मैं आपको कुछ समय देता हूं, 10 सेकंड 15 सेकंड। आप ये ध्यान दें कि सो दैट को ग्रामर के किस टॉपिक में पढ़ाया गया था, और सो दैट के ठीक बाद क्या लगता है, ये मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूं 10 सेकंड के लिए, आप बताएं कि सो दैट को कहां पढ़ाया गया था और सो दैट के ठीक बाद क्या लगता है। I will be waiting for your response. So you tell me answer in comment box. Type carefully but correctly. चलिए कुछ का कमेंट आ रहा है। चलिए मैं बताता हूं, आपका टाइम हो गया। आपको पढ़ाया गया था मॉडल वर्ब, ठीक है।
आप यह ध्यान देंगे कि मॉडल वर्ब में पढ़ाया गया था यूज ऑफ में मतलब शकना या सकता है। तो आपको पढ़ाया गया था कि जब किसी सेंटेंस में उद्देश्य यानी पर्पस का बात हो तो पर्पस के बाद के लिए क्या करते हैं हम लोग, मे का प्रयोग करते हैं, लिखा थे। तो उसमें आपको बताया गया था शॉर्ट ट्रिक। उस शॉर्ट ट्रिक में आपको यह बताया गया था कि अगर सेंटेंस में रहे दैट, लेकिन ध्यान रहे कि दैट का हिंदी बह नहीं होना चाहिए, मतलब की या ताकि। याद आया कुछ? दैट और सो दैट, इन दोनों का हिंदी क्या होता है, ताकि। तो वैसे बच्चे जो इस चैप्टर को पढ़े होंगे मॉडल वर्ब का मे का प्रयोग, तो मे के प्रयोग में आपको क्लियरली लिखाया गया था एक शॉर्ट ट्रिक्स में भी और लॉन्ग मेथड से भी कि सेंटेंस में अगर लग जाए दैट और सो दैट, कहाँ, बीच में, ना कि शुरू में, बीच में लग जाए तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है किसी पर्पस को, किसी उद्देश्य को। और उसके ठीक बाद जब भी लगता है तो केवल और केवल मे, MAY, मे का प्रयोग होता है। तो उसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर लिखा, ध्यान दें, कह सो दैट लाइफ में। देखिए तो इस मे को मैं सर्किल में बंद कर रहा हूँ, आ गया ना आपका मे। तो मे कहाँ से आपका आया, तो मॉडल वर्ब चैप्टर से। तो यही चीज सीखना होता है आपको लिटरेचर में, और यही चीज आपको लिटरेचर स्ट्रांग करता है। कब? जब ग्रामेटिकली आपका स्ट्रांग रहेगा तब। तो ग्रामेटिकली स्ट्रांग रखिएगा तो आपको कहीं पर लिटरेचर में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। आ गया ना स्ट्रक्चर कि सो लेटर क्या होता है, मे। तो कहाँ से चैप्टर आया जी, तो मॉडल वर्ब चैप्टर से आया। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक मैं आपको सिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें और तरह तरह की जानकारियां हासिल करते रहें। तो चलिए यहाँ पर टॉपिक आ गया, किसका आ गया, मॉडल वर्ब चैप्टर का। हाँ, तो क्या हो गया कि शो दैट लाइफ में रन स्मूथली। आप समझिए इस पूरे लाइन को, करा बी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक सो दैट लाइफ में रन स्मूथली। अगर हम मानव जाति, अगर हम सभी व्यक्ति आशावादी बनते हैं, प्रकृति के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो ऐसा होगा कि हमारा जीवन स्मूथली यानी आराम से मतलब क्या, कि सुख सुविधा पूर्वक हमारा जीवन बीतेगा। तो क्या कर रहा है कि हमें आशावादी बनना चाहिए, ताकि, समझिए ठीक है क्लियरली, कि हम मानव जाति को आशावादी बनना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुख सुविधा से आराम पूर्वक गुजर बसर हो सके। यह है आपका लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, जिन बच्चों को तोड़ के समझ में नहीं आया उसमें अब एक बार फाइनली पूरा क्लियरली इसका हिंदी कर दे रहा हूं। करा कविता के अनुसार कवि ने ऐसा कहे कि हम आज देख रहे हैं कि आज के समय में जो मानव जाति है वो काफ़ी तेज़ी से मृत्यु के कगार पर जा रहे हैं और अपने जीवन को बड़े पैमाने पर नष्ट कर रहे हैं। इसका कारण या तो बीमारी हो सकता है या और भी मेंटली फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। इसके लिए ना सिर्फ दुख, बीमारी या टेंशन, बल्कि हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल भी इसके लिए काफ़ी जिम्मेदार साबित हो रहा है। साथ ही साथ करा हम मानव व्यक्ति को कुछ ऐसा पथ, कुछ ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे हम इस दुख से, इस मुसीबत से, इस संकट से बच सकें। इसके लिए करा कि हम व्यक्ति को, मानव को आशावादी होना चाहिए ताकि हमारा जीवन चैन सुकून से आराम पूर्वक बीत सके। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपने देखा क्या कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और पूरे थीम के साथ ये हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या है। तो चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए लंबा है क्योंकि इस क्वेश्चन में थीम सी लंबा है। वो कैसे लंबा थीम से मैं समझाता हूं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट यानी कवि इज क्रिटिकल ऑफ निगेटिव टेंडेंसीज। यहां देखें एक मीनिंग यूज किया गया है आपका टेंडेंसीज। तो टेंडेंसी में मेन मीनिंग क्या होता है, जब बाई लगता है लास्ट में, ठीक है, तो क्या होता है टेंडेंसी। आप अक्सर सुनते होंगे कि टेंडेंसी बोलता है, तो टेंडेंसी का मतलब होता है विचारधारा, यानी हमारा सोच, हमारा थाउट्स। तो टेंडेंसी का शायद हो आप थाउट्स, अंडरस्टैंडिंग्स या क्लियरेंस भी कह सकते हैं। ये क्या होता है आपका सिनोनिम्स। टेंडेंसी मतलब क्या होता है, विचारधारा या सोच, सोच बूझ भी कह सकते हैं। चलिए, टेंडेंसीज ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। चलिए, इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग पार्ट है, तो चलिए पहला पार्ट में पढ़ दे रहा हूं कि द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ नेगेटिव टेंडेंसीज ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। आज हमारे मानव समाज में
हर व्यक्तियों का जो सोच है, जो हर व्यक्ति का विचारधारा है वो निगेटिव होता जा रहा है, ऐसा क्यों? ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में आगे पढ़ें क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि व्हाट आर दीज टेंडेंसीज, आज उनका क्या विचारधारा है, आज के समाज में लोगों का सोच कैसा है, इस सोच को भी यहाँ पर लिखें। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन को एक ही में मिला दिया गया है, इसी कारण इसका आंसर थोड़ा क्या होगा, थोड़ा लंबा होगा। फिर लास्ट में क्या कर रहा है, गिव डिटेल्स, यानी डिटेल्स मतलब उल्लेख करना, विवेचना करना, यानी वर्णन करके इसका आंसर दें। आप समझिए फाइनली क्वेश्चन को। कह रहा है कि आज के समय में हम मानव जाति, हमारे समाज में जो सोच है वो नेगेटिव होता जा रहा है, यानी भगवान के प्रति आशा कम जा रहा है, प्रकृति प्रति विश्वास कमता जा रहा है। तो ये नेगेटिव सोच कौन कौन सा सोच है उसे अपने तरीके से आंसर में लिखें। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। आइए आंसर देखते हैं। आंसर को 2 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, एक पैराग्राफ ऊपर में, एक पैराग्राफ नीचे में है। तो चलिए पहले ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ा जाए, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, बाकी जो बच जाएगा वो सेकंड का आंसर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है। तो चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में, आंसर में, कि द पोएट, यानी कवि, कौन कवि, W.H. ऑडेन, क्रिटिसाइज। यहां देखिए, क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी चीज पर आघात करना, आलोचना करना, इसे होता है वर्णन करना। तो यहां वर्णन करना ना बोल के क्या बोलेंगे, आलोचना करना। तो समझिए आलोचना करना का अर्थ क्या होता है। जो आलोचना करना मतलब होता है कि किसी भी गलत टॉपिक्स के ऊपर अपना ओपिनियन रखना, अपना विचार रखना, कि लोगों को ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं, इस तरह से होना चाहिए। ये होता है क्रिटिसाइज, मतलब आलोचना करना। तो क्या हो गया कि द पोएट क्रिटिसाइजेज द टेंडेंसी, मतलब विचारधारा, सोच, सूझबूझ, ऑफ बीइंग पैसिमिस्टिक। कह रहा है कवि के अनुसार अगर सोचा जाए, कवि के मेंटलिटी के अनुसार देखा जाए, तो कवि चाहते हैं कि आज हर व्यक्ति का जो सोच है ना वो पैसिमिस्टिक होना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा सोच रखना चाहिए जिसमें भगवान के प्रति, प्रकृति की शक्ति के प्रति हमारा आदर बढ़े, सम्मान बढ़े और विश्वास भी बढ़े। क्या आज हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। इसी सोच पर कवि ने हमें क्या किया है, आघात किया है। यानी इस लाइन के माध्यम से कवि हमने कुछ सिखाना चाहा है कि हर मानव को आज के समय में भी, इस मॉडर्न लाइफ में भी, जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इस जिंदगी में भी कुछ समय हमें प्रकृति शक्तियों और भगवान के प्रति रखना चाहिए, जो कि हमारे थिंकिंग को, हमारे टेंडेंसी को आशावादी बना सके। यह है हमारा पहला लाइन। आगे, ही रिजेक्ट्स, आप देखिए यहाँ पर रिजेक्ट्स आपको लिखाया गया था साइनोनिम्स में इसी चैप्टर का। रिजेक्ट मतलब इनकार करना, मना करना, झटकारना, छोड़ देना। तो ही रिजेक्ट्स द फैक्ट दैट people should be lonely after being inactive physically due to the old age। लेकिन आज के समय में क्या है कि व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा अलग, यानी प्रकृति से और समाज से, भगवान से अलग रहना चाहते हैं। और यही अलग रहने का जो प्रक्रिया है ना, वो हर व्यक्ति को फिजिकली और मेंटली, मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ग्रसित करता है। समझ रहे ना? समझिए फिर से, हमारा नेगेटिव पॉइंट क्या है जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कवि का मानना है कि आज के समय में हम मानव को प्रकृतिवादी होना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए। लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनली अकेला जीवन चाहता है, अकेला स्वार्थ चाहता है। और वही स्वार्थ, वही होता है ना सेल्फिशनेस, वही सेल्फिशनेस व्यक्ति को आज मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ग्रसित करता है, दोनों तरह से पीड़ित करता है, जो हम व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सोच है आज का नेगेटिव सोच है कि भाई हमें भगवान से, हमें प्रकृति से क्या मतलब है, हमें अपना लाइफ जीना चाहिए। तो ठीक है, लाइफ अपना अपना जिए, लाइफ अपना बनाएं, लेकिन प्रकृति शक्तियों को और भगवान की शक्तियों को हमें इग्नोर करना नहीं चाहिए। ये आपका क्या है, आपका पहला आंसर है, जिसमें नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव सोच को बताया गया है। अब यहां से आपका हुआ पैराग्राफ चेंज। तो कौन कौन सा चीज है वो समझे जरा। ही ऑल्सो क्रिटिसाइजेज, यानी कवि ने और भी बताया है, और भी बहुत सी बातों पर आलोचना की है, बहुत सी बातों पर कुठाराघात किया है। वो क्या है जो सुनिए। द फीलिंग्स, फीलिंग मतलब क्या होता है जी, अनुभव, सोच।
द फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है आपा खोना, उम्मीद खोना। फ्रस्ट्रेशन काउज्ड बाय टेक लव एंड बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपुल। लेकिन आज के मानव का सोच क्या है कि झूठा प्यार का नाटक करना, झूठे विश्वास का भरोसा दिलाना और इन सभी बातों के साथ अपने आप को लोगों से अलग रखना, यह सबसे बड़ी गलती है। आज मानव जाति किसी समुदाय में, किसी समूह में या किसी संगठन में रहना पसंद नहीं करता है। हर मानव अपना जीवन अकेले, मतलब कि विदाउट सोशल, बिना सामाजिक बने अपना जीवन अलग बिताना चाहता है। लेकिन आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे और शायद मैंने एक दिन इसकी चर्चा किया था आपको क्लास में, कि अरस्तु ने, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में अरिस्टोटल, तो शायद आपको याद होगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ। अरस्तु साहब ने क्या बोला है, उनका एक थीम्स है, उनका कोटेशन है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे समाज में रहना है और हर काम के लिए समाज से जरूरत पड़ता है। क्या कोई भी व्यक्ति समाज से अलग रह सकता है? नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वह व्यक्ति जो समाज से अलग रहता है या तो वो जानवर होता है या फिर देवता होता है। तो कोई भी इंसान ना जानवर हो सकता है ना कभी भगवान बन सकता है। इट मीन्स, इसे कहने का अर्थ हो गया कि हर मानव को हमें समाज से मिल करके, समाज से जुड़ करके और सामाजिक होकर रहना चाहिए। लेकिन आज का जो टेंडेंसी है वो क्या है कि हम समाज से सेपरेट हो रहे हैं, मतलब समाज से अलग हो रहे हैं, हट रहे हैं, और यही सोच जो है हमें नेगेटिव सोच की ओर ले जाता है। आगे देखें, ही सजेस्टेड्स अस नॉट बी अफ्रेड फ्रॉम डेथ। कवि W.H. ऑडेन हमें इस कहानी नहीं, इस पोएट्री के माध्यम से एक शिक्षा और देना चाहते हैं, एक सीख और देते हैं कि देखें तो यहाँ पर एक मीनिंग यूज किया गया अफ्रेड फ्रॉम, ठीक है। तो अफ्रेड मतलब होता है डरना या भयभीत होना। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम मानव को, यानी हमें यह क्या सजेशन मतलब सुझाव देते हैं कि हम मानव को मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। एज इट इज द लॉ ऑफ नेचर। मृत्यु क्या है? प्रकृति का नियम है। लॉ ऑफ द नेचर मतलब प्रकृति का नियम, प्रकृति का बनाया गया एक ऐसा नियम जो कभी गलत नहीं हो सकता है। तो वही कहते हैं कवि W.H. ऑडेन कि हम मानव को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति का बनाया गया नियम है जो हर मानव के लिए एक समान और हमेशा के लिए लागू होता है। अंतर यही है कि मृत्यु हर किसी को आना है, किसी का पहले तो किसी का बाद में तो किसी के और ज़्यादा समय के बाद, लेकिन मृत्यु सबको आना ही होता है। इसी सेंस में क्या बोले हैं कि वी शुड नॉट बी अफ्रेड फ्रॉम डेथ एज इट इज द लॉ ऑफ द नेचर, यानी मृत्यु ही प्रकृति का नियम है और इस नियम से हम लोग दूर भाग नहीं सकते हैं, अर्थात मृत्यु से हमें दूर भागना नहीं चाहिए। अब आइए एक लास्ट लाइन देखें इस कहानी का, इस क्वेश्चन का। डेथ यानी मृत्यु, डेथ इज द यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, सर्वव्यापी, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सर्वदा सत्य होने वाला ट्रूथ, जो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। आपको एक चैप्टर पढ़ना है आर्टिकल्स, तो आर्टिकल से पढ़ाया जाएगा तो यहाँ बताया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन इस यूनिवर्सल ट्रूथ को मैंने टाइम एंड टेंस में, आपको याद होगा कि टाइम एंड टेंस का जब पढ़ाया गया था आपको यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रयोग में एक रूल में आपको पढ़ाया गया था यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, यानी वैसा सत्य जो कभी गलत नहीं हो सकता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या सूर्य पूरब में उगता है, क्या यह बात गलत है? ना गलत था, ना गलत है और ना कभी गलत साबित हो सकता है। क्या कभी कोई सूर्य पश्चिम से उग सकता है? नहीं। हाँ, लेकिन पश्चिम में डूब सकता है, तो ये भी क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। उसी तरह से यहाँ कहते हैं कि डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ इन द वर्ल्ड, मृत्यु ही इस संसार का सबसे बड़ा और सार्वभौमिक सत्य है, जिस सत्य से कोई भी मानव कभी पीछा छुड़ा नहीं सकता है। ठीक ना? यूनिवर्सल डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ इन द वर्ल्ड, मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हमेशा के लिए होके रहता है। इस पॉइंट को अगर आप बच्चे महाभारत देखे होंगे या कुछ कहानियां पढ़ी होगी महाभारत की, उसमें भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सीख दिए थे। कब? जब कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई हो रहा था तब
उसने बोला था, कृष्ण भगवान ने क्या बोला था अर्जुन को कि मृत्यु से कभी मानव को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मृत्यु को अपने गले लगा करके उसे अपना कर्तव्य समझना चाहिए और कर्तव्य के पथ पर हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो अब तरह तरह की किताबों को पढ़ें, उसमें भी आप देखेंगे कि मृत्यु को एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताया गया है जो हर किसी के साथ आना ही आना है। क्या आज तक जिसका विनाश हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, क्या वो अस्टेबल है? नहीं। इसी कारण एक इंग्लिश के कवि ने बोला है कि नथिंग इज अनस्टेबल इन द वर्ल्ड, ठीक है, नथिंग इज अनस्टेबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज आज तक अस्थाई नहीं है, इट मीन्स नश्वर है, समझो, नश्वर। और इसी सेंस में आप पढ़ते हो ट्रांसलेशन कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या है? मरणशील है। तो मैं आपको तरह तरह के एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर क्या लिखा है कि डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, या मैन इज मॉर्टल, या मनुष्य मरणशील होता है, या मैंने चर्चा किया श्री कृष्ण भगवान के बारे में और अर्जुन के बारे में। ये भी क्या है, इसी का एक छोटा सा टॉपिक है। तो आप जिस टॉपिक से समझे मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं, बस आप थीम्स को क्लियरली समझें ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो। तो बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि चैप्टर में कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं लॉन्ग का, लेकिन वो 2 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया। लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, आपको सीखना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस तरह से आपके इस लेक्चर 5 में, आज के इस क्लास में, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका दोनों हो गया फिनिश। 4 क्वेश्चन बताया गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको सबका हिंदी कर दिया गया, समझा दिया गया, और 2 क्वेश्चन आपका लॉन्ग है, जिससे भी आपको लिख करके आपको हिंदी करके इसके सारे थीम्स को समझा दिया गया। अब पूरे 6 क्वेश्चन, 4 शॉर्ट 2 लॉन्ग, 6 हो गया। इस 6 क्वेश्चन को आपको कैसे कंप्लीट करना है, इस वीडियो को क्लास होने के बाद आप घर पे 2 बार देखें, ताकि आप कॉपी पे लिखें, अपने स्टाइल में लिखें, ताकि आप कुछ सीखें कि कहानी का आंसर, कविता का आंसर अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक, आज का आपका क्लास। इसी तरह से नए नए जानकारी के लिए हमारे अगले क्लास के साथ आप बने रहें। जब तक आज का अगर क्लास आपको पसंद पड़ा हो, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस वीडियो को जरा लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, और वैसे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे हर वीडियो का, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपको टेलीग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे, या आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास बस इतना ही। जब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल एंड बाय बाय।